Have you ever made a Schedule 3 balance sheet or a profit and loss account from scratch? That is, somebody gives you a trial balance of a company and you are equipped enough to make schedules, notes to accounts and the final Schedule 3 balance sheet and profit and loss statement. अगर आप ये काम नहीं कर सकते हैं then let me tell you there is not much use of your accounting knowledge. अगर आप सिर्फ एंट्रियां पास करते रह जाएंगे तो आप कभी भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम नहीं सीख पाएंगे. आप कभी भी टॉप लेवल काम नहीं सीख पाएंगे, क्रीम काम नहीं सीख पाएंगे कि कैसे ट्रायल बैलेंस से आपको नॉर्मल बैलेंस शीट नहीं जो टैली में बनती है, नॉर्मल पीएनएल नहीं जो टैली में बनता है, बल्कि शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट और पीएनएल नोट्स टू अकाउंट्स के साथ कैसे लिंकिंग के थ्रू बनाया जाए, वो मैं आपको सिखाने वाला हूं दोस्तों. अगर आप ये कोर्स लेना चाहते हैं तो इसको मैंने लॉन्च कर दिया है हमारी learnzup.com की वेबसाइट पे, लर्नजप ऐप पे कर दिया है जी. उसमें जो एक्सेल का कोर्स आ रहा है उसी के अंदर ये इनबिल्ट इंक्लूडेड है. एंड वी विल बी मेकिंग अ फाइनेंशियल मॉडल एज वेल इन फ्यूचर. तो चलिए शुरू करते हैं. यहाँ पर मैंने ओपन कर लिया दोस्तों आपका लेसन 1 में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे हमारा जो कोर्स है आपके लिए यूजफुल रहेगा. डेल्टा कॉर्प लिमिटेड एक मैंने कंपनी की जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओपन करी है. जितनी भी कंपनीज होती है या लिस्टेड कंपनीज एटलीस्ट होती है वो तो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिक को प्रेजेंट करती है ताकि आप उनकी परफॉर्मेंस के बेस पर और जो बाकी चीज़ें वो बताते हैं एनुअल रिपोर्ट में उसके बेस पर आप डिसीजन ले पाएँ कि इस कंपनी के शेयर में आपको इन्वेस्ट करना है लॉन्ग टर्म के लिए या नहीं करना. अगर आप एनुअल रिपोर्ट को देखेंगे, भले आप डेल्टा कॉर्प की देखें या किसी और कंपनी की देखें, रिलायंस की देखें या किसी भी कंपनी की देखें, तो वहाँ पर उस कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन होती है. उस कंपनी का मिशन, उसका विजन, वो क्या बिजनेस करते हैं और बिजनेस के जो आंकड़े हैं कितनी लोकेशंस में हैं, अलग अलग जगह पर वो क्या क्या काम कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें गिवन होती है. ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे शिप्स वगैरह बनी हुई है, तो दोस्तों डेल्टा कॉर्प जो है वो गेम करवाती है. गेम कह लो या फिर आप कह लो कसिनो का काम है, तो इसीलिए यहाँ पर दे रखा है कि इसके अंदर जो है कसिनो की गेम चल रही है. बड़ी बड़ी जगह करोड़ों रुपए लगते हैं, करोड़ों रुपए लोग जीतते हैं, मतलब कि कंपनी जीतती है, लोग हारते हैं. तो यही इनका बिजनेस मॉडल है. ओ माय गॉड, इवन अड्डा 52 भी इन्हीं का है. ये मुझे आज पता लग गया. इसकी बहुत सारी ऐड में मोबाइल ऐप्स में देखता हूँ. पोकर वोकर भी खेलते हैं, वो भी जुआ होता है, उसमें भी इन्होंने काफ़ी पैसा लगाया है. यहाँ पर आप देख सकते हैं पोकर, रमी और बहुत सारी और भी गेम हैं जो लोग खेलते हैं, एंजॉय करते हैं, पैसा डुबोते हैं और खुश होते हैं. मतलब 100 में से 1-2 कमाते हैं, बाकी 99 और 98 गवाते हैं और उसी में वो खुश होते हैं, उसी में लगे रहते हैं. अब जब आप कसिनो में जाएंगे तो वहाँ पर आपको ऐसी लड़की और लड़के सब लोग मिलेंगे आपको और आपका पैसा डुबोने के लिए जो है रेडी रहेंगे. आप देख सकते हैं कैसे इनका प्रॉफिट दिन दुगना रात चुगना हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव, फिर डबल ट्रिपल और 4 गुना ऐसे बढ़े जा रहा है. और कसिनो से पैसा कमा के CSR एक्सपेंडिचर भी लोग कर रहे हैं. दैट्स रियली ग्रेट. अब यहाँ आप देख सकते हैं कैसे चेयरमैन जो है अपनी स्पीच दे रहा है, उसमें चीज़ों के बारे में अपना जो है बता रहा है कि मेरा क्या व्यू पॉइंट है. कंपनी ने अगर कहीं एक्सपैंड करा है उन बिजनेसेस के बारे में आपको बताया जाता है. तो ये पूरा काम है पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का. यू सी एनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वहाँ पर ये सारी चीज़ें दे रखी होगी. इवन मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस, MDA कर भी एक पैराग्राफ आएगा, उसमें भी मैनेजमेंट की काफ़ी डिस्कशन बिजनेस के बारे में दी होगी जिससे आपको उस बिजनेस की इंसाइट मिलेगी. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एजुकेशन फील्ड में भी काम कर रहे हैं, ये फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर रहे हैं. उसके बाद आप देख सकते हैं स्किल इन्हांसमेंट पर काम कर रहे हैं. तो ये काफ़ी सारी चीज़ें कर रहे हैं. बिलीव करते हैं सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ पे कि जुए सौदे से जो पैसा आएगा उसको थोड़ा भलाई के काम में भी हम लगाएंगे. यहाँ पर डायरेक्टर्स की डिटेल गिवन है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इतनी बड़ी कंपनी है तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी अपॉइंट करना जरूरी है. और ये तो मुझे अब पता लगा है कि मिस्टर राकेश झुंझुनवाला भी इनके नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं. दैट्स रियली ग्रेट. हालांकि ये पोजीशन काफ़ी पुरानी है और आप देख सकते हैं ये भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट. वैसे सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट क्वालिफाइड ही होते हैं, ये वर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी पता नहीं क्यों ये ट्रेंड चल गया है कि आप जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट को क्वालिफाइड नॉन क्वालिफाइड बोलने लग गए हैं. उसकी ज़रूरत नहीं है. और जैसे मैंने कहा था मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस आ गया है, तो इसमें जो है ये पूरा जो है ग्लोबल सिनेरियो एनालाइज करके बताते हैं कि ऐसे ग्लोबली जो है काम चल रहा है, इंडिया का ये मार्केट है, हमारा बाहर का ये है, ऐसे ग्रो होगा. तो ओवरऑल इंडस्ट्री के बारे में ज़्यादा मैनेजमेंट बताती है और हम कहाँ स्टैंड करते हैं वो बताती है. तो डेफिनेटली जो है यहाँ से आप काफ़ी सारी चीज़ें इंडस्ट्री की सीख सकते हैं. तो मान लीजिए कि अगर एक कंपनी टेलीकम्युनिकेशन में और आप 5 कंपनियों की जो टेलीकम्युनिकेशन में है उनकी आप एनालिसिस करते हैं, उनकी आप मैनेजमेंट डिस्कशन और एनालिसिस पढ़ते हैं रिपोर्ट, तो आपको उस टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री के बारे में बहुत कुछ पता लग जाएगा.
सिमिलरली आप अगर यहाँ डेल्टा कॉर्प की बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ और बहुत सारी चीज़ें और पढ़ते हैं सिमिलर कंपनीज की, तो आपको इस इंडस्ट्री के बारे में बहुत नॉलेज आएगी। और इसी को एक तरह से फंडामेंटल एनालिसिस बोलते हैं। मतलब फंडामेंटल एनालिसिस में ये भी एक अभिन्न हिस्सा होता है। वंस यू एनालाइज एन इंडस्ट्री, then definitely these things play a big role in doing a relative comparison, और इन सभी कंपनीज को आपस में जो है कंपेयर करने के लिए इन सभी फैक्टर्स को जो है कंसीडर किया जाता है जो इनके मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस में दे रखे हैं। तो जब आप मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस देखते हैं तो उसमें जो है आपको की फाइनेंशियल हाइलाइट्स भी दी होती है कि देखिए हम 30% से ग्रो कर रहे हैं, हमारा जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, टैक्स और अमोर्टाइजेशन है वो इतना है, और जो है बहुत सारी चीज़ें और भी बताई जाती है। ये है पूरी की पूरी एनुअल रिपोर्ट। इस एनुअल रिपोर्ट को मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इसका एक अभिन्न हिस्सा होता है या इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्टैट्यूटरी एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यानी कंपनी ने जो भी काम चाम किया है उसको आंकड़ों की फॉर्म में प्रेजेंट करना, कितना मुनाफा कमाया या लॉस हुआ, प्रॉफिट है या लॉस है, या आज कंपनी के पास कितना पोजीशन खड़ी हुई है एज ऑन दी एंड ऑफ द ईयर, बैलेंस शीट में कितनी लाइबिलिटीज़ हैं या कितने एसेट्स हैं कंपनी के पास, कितना कैश बैंक पड़ा हुआ है, वो सारी चीज़ें जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आती है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे ऑडिटर की रिपोर्ट भी आएगी, तो इसमें जो है डायरेक्टर रिपोर्ट भी है, डायरेक्टर्स रिपोर्ट है, और साथ में जो ऑडिटर रिपोर्ट है वो भी होगी, और साथ में जो आपकी बैलेंस शीट है, पीएनएल, वो भी होंगे, और उस बैलेंस शीट पीएनएल को और इन डेप्थ समझने के लिए और बहुत सारी चीज़ें और भी होगी। ये कौन सी कंपनी में होल्डिंग है, सब्सिडरी है, एसोसिएट है, जॉइंट वेंचर है, यानी कि कंपनी का पूरा बिजनेस समझाने के लिए जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दी जाती है। और आप यूँ कह लीजिए कि एनुअल रिपोर्ट दी जाती है। एटलीस्ट जो लिस्टेड कंपनी है वो तो अपना ऑनलाइन रख देते हैं, तो आप लोग उसका पढ़ सकते हैं डिटेल में, बट बाकी सभी कंपनी जो प्राइवेट होती है उनकी ये स्टेटमेंट्स मिलनी थोड़ी सी मुश्किल होती है, क्योंकि वो सिर्फ शेयर होल्डर्स को ही ये स्टेटमेंट देते हैं। जो भी हमारा कंपनीज एक्ट है उसकी कुछ रिक्वायरमेंट होती है कि आपको बहुत सारी चीज़ें डिस्क्लोज करनी पड़ेगी दोस्तों। तो उसके तहत भी जो है जो कंपनीज होती है वो बहुत सारी चीज़ें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज करती है। साथ ही में आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी सेक्रेटरी वालों ने भी अपनी सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट प्रेजेंट करी है। स्टैट्यूटरी ऑडिटर होंगे वो भी अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करेंगे। जो भी डायरेक्टर का डिस्क्लोजर जाना है वो भी जाएगा। जो कंपनीज एक्ट में बातें लिखी है वो सारी यहाँ पर करी जाएगी और उसे आप प्रॉपरली प्रेजेंट भी करेंगे, इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस एटसेट्रा 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 एटसेट्रा। देयर इज नो लिमिट। क्या क्या जाता है, क्या क्या जाता है, यू कैन रीड अबाउट एनी कंपनी, और ये आपका होमवर्क है कि आप पढ़ें और ज़रूर जो है जाने एक कंपनी और दूसरी कंपनी के बारे में। स्टॉक के प्राइस की डिटेल लगाई है BSE NSE की, और यहाँ नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स का डिस्क्रिप्शन है। तो आज भी आप देख सकते हैं कि जो मेजॉरिटी नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं वो कुछ ही गिने चुने लोगों ने लिए हुए हैं, तो हमेशा ऐसा ही होता है। और साथ में जो बाकी लोगों ने भी लिए हैं उसमें कौन कौन आते हैं वो यहाँ नीचे दे रखा है, जिसमें प्रमोटर के जो ग्रुप है, प्रमोटर ने जो है 32% इसमें होल्डिंग रखी है, जो कि एक बहुत ही अच्छा साइन है। अगर वो अपनी होल्डिंग गिरा रहे हैं तो इट्स अ साइन ऑफ अ वरी, और अगर रख रहे हैं तो इट्स अ गुड साइन, क्योंकि वो बिलीव करते हैं अपने बिजनेस पे और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पर आ गई है इंडिपेंडेंट ऑडिटर की रिपोर्ट। ये इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट जो है एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म देती है। सारे के सारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, जिसको बैलेंस शीट पीएनएल कहते हैं, उसको चेक करने के बाद उन पर रिपोर्ट करा जाता है कि कंपनी जो रिप्रेजेंट कर रही है, प्रेजेंट कर रही है, उसमें वो ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट करते हैं। यानी जैसा वास्तव में कंपनी के बिजनेस एक्टिविटीज़ हुई हैं उसको जो है जो दर्शाया गया है नंबरों की फॉर्म में, वो लगभग जो है ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है। उसमें कोई भी मटीरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है, जितना हमने चेक करा उसके हिसाब से। तो इसे बोलते हैं हम ऑडिटर रिपोर्ट, जिसमें और भी बहुत सारी चीज़ों पर, पॉइंट्स पर जो है बातें बतानी होती है। ये आप ऑडिटिंग में ज़रूर सीखेंगे, और मैंने ऑडिटिंग में ये पूरा रिपोर्ट दिखाया भी है और सिखाया भी है, एक एक पॉइंट भी डिस्कस करा है। तो वो भी जो है learnzup.com पे आ रहा है। कारों की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, और सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर आती है। अगर मैं आगे जाऊँ तो फाइनली जो है जहाँ तक मुझे पहुँचना था वो मैं पहुँच गया हूँ। एंड दिस इज़ स्टैंड अलोन बैलेंस शीट, यानी डेल्टा कॉर्प की जो है बैलेंस शीट यहाँ गिवन है, जिसमें इंडेज के हिसाब से आजकल बनाने लग गए हैं। तो उसमें एसेट्स को ऊपर दिखाते हैं, लाइबिलिटीज़ को नीचे दिखाते हैं। हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से करेंगे तो उसमें लाइबिलिटीज़, इक्विटी लाइबिलिटीज़ को ऊपर दिखाएंगे, एसेट्स को नीचे दिखाएंगे। तो ऊपर या नीचे दिखा रहे हो दैट्स अ सेपरेट मैटर, बट उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो हमेशा ही सेम रहने वाली है। अब ये जो बैलेंस शीट होती है दोस्तों, इसको देखकर समझ में आता है कि कंपनी के पास जो है इतने एसेट्स हैं, प्रॉपर्टी कितनी है, प्लांट इक्विपमेंट कितना है, क्या वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है, कैपिटल नेचर का कुछ काम चल रहा होगा, फाइनेंशियल एसेट्स में कितनी इन्वेस्टमेंट करी हुई है, टैक्स कितना है, करंट टैक्स, और बाकी का नॉन करंट एसेट क्या है।
जब भी आप इसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा यार ये इन्वेस्टमेंट जो है इसमें तो 960 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है इनकी, 960 करोड़। बट ये किस जगह पर है, दैट यू विल गेट टू नो वंस यू गो इन द नोट्स, दैट इज नंबर 3। तो वहां पर इन्वेस्टमेंट की डिटेल में जो है बातें बताई होगी, नोट्स टू अकाउंट्स में जो है और ज़्यादा डिटेल इन आइटम्स के बारे में दी होगी, ताकि आप बेहतर समझ पाएं कि इस कंपनी ने ये जो 960 करोड़ एसेट आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के आ रहे हैं, ये कहाँ पर इन्वेस्टेड है। तो नोट नंबर 3 में अगर मैं जाऊं, लेट्स से कि मैं सबको छोड़ देता हूं और सीधा ही नोट नंबर 3 पे जाने की कोशिश करता हूं। नीचे 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 ये नोट नंबर 3 आ गया, और यहाँ नोट नंबर 3 में आप देखेंगे कि कैसे 960 करोड़, यहाँ आप देख सकते हैं, नीचे देख सकते हैं 960 करोड़ ये कहाँ कहाँ पर लगे हैं। इसमें से मोटा मोटी तो 931 करोड़ तो आपका यहीं पर आ रहा है, जिसमें से करीब करीब 473 करोड़ जो है दमन हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड में डला हुआ है। 290 करोड़ जो है वो गोसेन नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड में डले हुए हैं। 290 करोड़ छोटी रकम नहीं होती है जी, बहुत बड़ी रकम होती है। 1 करोड़ कमाने में इंसान की उम्र निकल जाती है, मतलब काफ़ी साल लग जाते हैं अच्छा पढ़ लिख कर भी काम करें तो। और यहाँ पर इनके पास तो भैया इतने सारे करोड़ रुपए जो है इन्होंने अलग अलग जगह पे डाले हुए हैं। नॉट माई बिजनेस, जो भी करें इनकी मर्जी है। तो ऐसे जो है ये बैलेंस शीट वगैरह आपको जो है बनी बनाई मिलती है। पर क्या कभी आपने किसी कंपनी की बैलेंस शीट पीएनएल स्क्रैच से, ट्रायल बैलेंस से, यानी कि जो भी एंट्रियां रिकॉर्ड करी जाती है पूरे साल में, उसको एंड में ट्रायल बैलेंस की फॉर्म में प्रेजेंट करा जाता है, उस ट्रायल बैलेंस से आपने ऐसी शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट या फिर जो इसके नीचे पीएनएल दे रखा है, क्या ये आपने कभी एक्सेल में बनाया है? उसी एक्सेल को जो है अगर आप पीडीएफ में डालेंगे तो ये चीज़ निकल कर आती है, और वो चीज़ जो है फाइनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट या कह लो एनुअल रिपोर्ट में प्रेजेंट होती है। तो हमारी जो क्लास है दोस्तों, उसमें हम ये सारी चीज़ें सीखेंगे, कैसे आप ट्रायल बैलेंस से पीएनएल और बैलेंस शीट बना सकते हैं। और साथ में इतना ही नहीं सीखेंगे पीएनएल और बैलेंस शीट बनाना, बट इस पीएनएल और बैलेंस शीट के जो पीछे नोट्स दे रखे हैं, यहाँ पीछे आप देखेंगे ना, ये जो नोट्स दे रखे हैं तो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ हैं। इसके बाद यहाँ पर नोट्स आ रहे हैं, देखो डेप्रिसिएशन शेड्यूल और फिक्स्ड एसेट का शेड्यूल आ रहा है। उसके बाद जो है आपके नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट या करेंट इन्वेस्टमेंट के जो है डिटेल आ रही है, इन्वेंट्रीज की डिटेल आ रही है, यानी जो ऊपर मोटा मोटा आइटम दे रखा है बैलेंस शीट पीएनएल में, उसको और डिटेल में यहाँ पर बताया गया है, राइट। और ये सारी चीज़ें जो है डिटेल में कैसे बनती है और प्रॉपर लिंक कर कर कैसे बनती है ट्रायल बैलेंस से, आप ये एक्चुअली में बनाते कैसे हैं, वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। अब यहाँ पर बात ये आएगी कि आप में से कई पूछेंगे सर हमें तो पता ही नहीं है ये क्या डेबिट क्रेडिट होता है, अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं है। तो दोस्तों ये कोर्स उनके लिए नहीं है जिन्हें अकाउंटिंग बिल्कुल भी नहीं आता है। अगर आप 11th में, 12th में, या फिर आप उसके बाद भी आपने अकाउंटेंसी का बेसिक सीखा है एंड यू नो द प्रोसेस कि कैसे जो है एक एंट्रियाँ पास होती है, लेजर बनते हैं, और फाइनली जो है एंड में ट्रायल बैलेंस जो है बनकर निकलता है, सारी जो रिकॉर्डिंग करी होती है उसका टोटल बैलेंस का जो समरी होती है उसे ट्रायल बैलेंस बोलते हैं, वो कैसे निकलता है। तो उसके आगे का प्रोसीजर मैं आपको बताने वाला हूँ। दूसरी बात, कई लोग कहेंगे सर मैं अकाउंटिंग तो आती है, ट्रायल बैलेंस कैसे बना वो तो हमें आता है, बट हमें ये नहीं पता कि शेड्यूल 3 का फॉर्मेट क्या है, यानी कि उन सभी चीज़ों को जो हमने रिकॉर्ड करा है उसे प्रेजेंट कैसे करना है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ चीज़ बता दूँ, हम ऐसी प्रेजेंटेशन करते हैं जिससे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स को आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस जानने में आसानी हो, और सभी जो कंपनीज है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में प्रेजेंट करे, तो आप एक कंपनी का डेटा दूसरी कंपनी से कंपेयर कर पाएं। अगर किसी ने यहाँ पर शेयर होल्डर फंड ऊपर दिखाया है, दूसरी कंपनी जो है वो नीचे दिखा रही है, तीसरी दिखाई नहीं रही है, या कहीं उसने हाइड किया हुआ है, तो उससे क्या है, प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसीलिए जो भी आपकी बिजनेस की एक्टिविटीज होती है उसको आप रुपी टर्म्स में रिकॉर्ड करते हैं, लेन देन, पैसा खर्चा हुआ नहीं हुआ, एसेट खरीदा, एसेट बेचा, लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, वो सब चीज़ें आप रिकॉर्ड करते हैं। तो उस छोटी छोटी सारी रिकॉर्डिंग को आप टोटल कर कर अलग अलग हेड्स में दिखाते हैं, ताकि एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन आसान भाषा में लोगों को समझाई जा सके। उसे हम बोलते हैं फॉर्मेट, जो कि हर कंपनी को फॉलो करना है, शेड्यूल 3 का फॉर्मेट। ये फॉर्मेट का लिंक भी जो है, मैं आपको अकाउंटिंग नहीं सिखा रहा हूँ जी, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मैं आपको अकाउंटेंसी यहाँ नहीं सिखा रहा हूँ, बल्कि मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको अकाउंटिंग आती है, तो उस अकाउंटिंग की नॉलेज के बेस पर मैं एक्सेल में आपको एक स्किल इम्पार्ट कर रहा हूँ, दैट इज ट्रायल बैलेंस ऑफ अ कंपनी विल बी प्रोवाइडेड टू यू, जिसे आप डाउनलोड करेंगे और मेरे साथ जो है आप सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे आप उससे शेड्यूल, और शेड्यूल से आप फाइनली बैलेंस शीट बनाते हैं। तो हो सकता है कि जो कंपनी हमने चूज करी है उसमें सारे आइटम्स ना हो,
ज़रूरी नहीं ना कि हर कंपनी में जो है लॉन्ग टर्म बोरिंग हो। अगर किसी ने लॉन्ग टर्म बोरिंग नहीं ली है तो उस केस में आप जब भी अपनी जो है बैलेंस शीट बनाएंगे उसकी, उस कंपनी की, तो उसमें लॉन्ग टर्म बोरिंग नहीं दिखाएंगे। ये जो भी चीज़ें यहाँ दे रखी है, जो एक फॉर्मेट दे रखा है इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज़ में, पहले आप शेयर होल्डर्स फंड दिखाते हैं और शेयर होल्डर्स फंड में भी अलग अलग कैटेगरीज नीचे आती हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट। फिर नॉन करंट लाइबिलिटीज आती है, उसकी भी सब कैटेगरीज हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या होगा और करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या होगा। और ये जो चीज़ें आपने यहाँ दिखाई है कि नॉन करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या होगा, जैसे लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डेफर्ड टैक्स, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, इसके भी जो सब पार्ट हैं वो शेड्यूल्स में दिखाए जाते हैं और डिटेल में दिखाए जाते हैं। उसके भी सब पार्ट होते हैं बट वो नहीं दिखाए जाते, इतना हम इनडेप्थ में नहीं जाते हैं, राइट। जो जो चीज़ें दिखानी होती है, जो जो डिटेल दिखानी होती है, अगर वो हैं तो दिखानी है, अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती उस पर्टिकुलर कंपनी में तो नहीं दिखानी है। ये नहीं कर सकते कि भाई मैं फॉर्मेट के लिए लिख दूँ लॉन्ग टर्म बोरिंग, फिर वहाँ पर जीरो डालकर आ जाऊँ। तो आपके यहाँ पर लिखा है, शेड्यूल 3 में लिखा है कि अगर वो आइटम है तो आप दिखाओ, अगर नहीं है तो उसे ब्लैंक दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी हम प्रेजेंट करते हैं किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, बैलेंस शीट, पीएनएल को, शेड्यूल्स को, तो उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है डिस्क्लोजर। हर कंपनी को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या फिर इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंड एएस फॉलो करने जरूरी है। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या इंड एएस हैं या बाहर वाली कंपनीज के लिए आईएफआरएस हैं, उसमें बहुत सारी डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट है कि आप AS2 में ये डिस्क्लोजर देंगे, अगर आप पे लग रहा है तो आप AS10 में डिस्क्लोजर देंगे, AS11 में डिस्क्लोजर देंगे, बोरिंग कॉस्ट है उसमें ये डिस्क्लोजर देंगे, अलग अलग जगह पर गवर्नमेंट ग्रांट मिली है ये डिस्क्लोजर देंगे। वो सारे डिस्क्लोजर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या इंड एएस में बताए गए हैं। तो एक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के डिस्क्लोजर जो हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की क्लास में करे हैं। दूसरे हैं शेड्यूल 3 के डिस्क्लोजर, जो कंपनीज एक्ट में लिखा है कि अगर आप कंपनी की बैलेंस शीट बना रहे हैं, पीएनएल बना रहे हैं, शेड्यूल बना रहे हैं, तो उसमें आप ये चीज़ें डिस्क्लोज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेड पेबल्स, तो उसमें आप ये डिस्क्लोज करेंगे कि टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है माइक्रो एंटरप्राइज से, स्मॉल एंटरप्राइज से, या टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है अदर देन माइक्रो एंटरप्राइज, स्मॉल एंटरप्राइज। तो छोटी छोटी कंपनियों से कितना जो है आपको पैसा उन्हें देना बाकी है और बाकी उनके अलावा जो है उनको कितना पैसा देना बाकी है। इससे यूजर्स को समझने में और आसानी होती है कि भैया आप कितना जो है स्मॉल एंटरप्राइज के साथ ट्रेड करते हैं, उनका पैसा आपने ले रखा है, मतलब उनसे सामान ले रखा है, पैसा देना बाकी है, और बाकी जो है बड़ी एंटिटी से कितना आपने सामान लिया है, जो पैसा देना भी बाकी है। तो जहाँ जहाँ गवर्नमेंट को लगा कि भैया ये चीज़ें तो दिखानी ज़रूरी है, वहाँ जो है शेड्यूल 3 में डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट डाली है। और क्या क्या डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट है वो सारी यहाँ पर डिटेल में दे रखी है। जैसे शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल में आप क्या क्या दिखाएंगे, आप दिखाएंगे कि आपकी ऑथराइज नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, अमाउंट कितनी है, उसमें कितनी इशूड है, सब्सक्राइब्ड है, पार वैल्यू क्या है पर शेयर की, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आप बनाकर दिखाएंगे कि बिगिनिंग में कितना था और एंड में कितना है, अगर कोई इशू करा है या बायबैक करा है तो कितना एंड में है, राइट्स है, प्रेफरेंसेज है, रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, उसको अलग से आप शो करेंगे। ऐसे कर आप हर क्लास ऑफ शेयर के लिए अलग अलग चीज़ें बताएंगे, अलग अलग चीज़ें बताएंगे। ऐसे जो है शेयर होल्डर जो है जिन्होंने 5% ज़्यादा होल्ड किया है उनकी डिटेल आप देंगे, समझ रहे हैं आप। तो ये डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट डालिए, जो कि आप ऊपर जब देखते हैं तो बैलेंस शीट में यहाँ आपको शेयर कैपिटल में नहीं दिखेगा बल्कि इसके नोट्स में दिखेगा। और जब आप इसके नोट्स में जाएंगे डिटेल में तो वहाँ पे लिखा होगा शेयर कैपिटल और फिर ये सारी डिटेल्स वहाँ पे दी होगी। तो ये डिटेल्स के साथ मैं आपको जो है बनाना सिखाने वाला हूँ, प्रोवाइडेड उस कंपनी में वो डिटेल शो हो। अगर उसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग ज़्यादा नहीं है तो फिर मैं उतना ही दिखाऊंगा, और अगर है तो डेफिनेटली मैं आपको उसके शेड्यूल में दिखाऊंगा कि कितना टर्म लोन है बैंक से, कितना अदर पार्टी से है, जो जो डिस्क्लोजर की ज़रूरत है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो आपका भी होमवर्क क्या है, आपका होमवर्क ये है कि आप किसी भी कंपनी की जो है एनुअल रिपोर्ट को पढ़ें और उसमें देखें कि बैलेंस शीट, पीएनएल, नोट्स टू अकाउंट्स में क्या दे रखा होता है, और जनरली भी जाने कि उसमें मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस में क्या दे रखा है, कंपनी के बारे में चीज़ें आपको बहुत सारी समझने मिलती है अगर आप एनुअल रिपोर्ट को पढ़ते हैं। उसके बाद आपको कंपनीज एक्ट का जो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, जो कि आप यहाँ भी देख सकते हैं, एक और मैंने वेबसाइट ओपन करी है mca.gov, उसमें भी एक बेहतरीन तरीके से जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से जो एक शेड्यूल 3 बैलेंस शीट बनती है वो दे रखी है। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ में शेयर होल्डर्स फंड, जिसमें शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, देन शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, मतलब कि आपको एप्लीकेशन मनी तो मिल गई बट आपने शेयर्स को अलॉट नहीं करा है, उसको अलग से दिखाना होता है। तो जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो जानबूझ के यहाँ पे लिखी गई है कि उनको सेपरेटली डिस्क्लोज करें, सेपरेटली दिखाएं और इस फॉर्मेट में दिखाएं। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में आप 4 कॉलम बनाकर ही दिखाएंगे, करंट लाइबिलिटीज़ में ये 4 कॉलम बनेंगे। अगर कोई कॉलम नहीं है कंपनी के पास, ट्रेड पेबल है ही नहीं या शॉर्ट टर्म बोरिंग है ही नहीं, तो उसे नहीं दिखाएंगे। सिमिलरली एसेट साइड जो है उसमें आप क्या क्या दिखाएंगे वो भी यहाँ दे रखा है। कैसे आप जो है एसेट में नॉन करंट एसेट का कॉलम बनाएंगे, उसमें सभी प्रकार के नॉन करंट एसेट्स दिखाएंगे
चाहे वो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट हो या फिक्स्ड एसेट्स हो या इंटेंजिबल एसेट्स हो, लॉन्ग टर्म लोन्स एडवांसेस हो जो आपने किसी को दिए हों, वो आपके लिए एसेट होगा डेफिनेटली। अगर किसी को पैसा दिया है लॉन्ग टर्म बेसिस पर, एडवांस दिया है, तो वो आपके लिए क्या होगा, एसेट होगा, क्योंकि वो आपको पैसा बाद में मिलेगा। और सिमिलरली करंट एसेट के कॉलम में आप करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस एंड अदर करंट एसेट्स को दिखाएंगे। ये जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट की डिटेल जो है नीचे की बने। और सिमिलरली जो है आपका P&L है, उसकी स्टेटमेंट भी गिवन है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिखाएंगे, अदर इनकम है तो वो दिखाएंगे, इससे आपका टोटल रेवेन्यू निकलेगा। तो ये टी शेप्ड अकाउंट नहीं है बल्कि वर्टिकल अकाउंट है। और फिर आप जब एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, जो फिनिश गुड्स होंगे आपके, इन्वेंटरी में कितना चेंज हुआ है, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस क्या है, फाइनेंस कॉस्ट क्या है, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन क्या है, बाकी के अदर खर्चे क्या है, टोटल एक्सपेंस क्या है। इनमें भी जो है अलग अलग जगह पे नोट्स लगेंगे, ताकि जब आप अदर एक्सपेंसेस देखें तो टोटल में तो देख रहे हैं, बट इंडिविजुअली इसमें क्या क्या कैटेगरीज आती है वो आप शेड्यूल में देखेंगे, उसका भी डिस्क्लोजर जाएगा जो यहाँ बताया होगा। ऐसे आप जो है आराम से प्रॉफिट बिफोर टैक्स और टैक्स एक्सपेंस माइनस करने के बाद आप बता सकते हैं कि कितना प्रॉफिट है आफ्टर टैक्स। अब यहाँ तो आपने दिखा दिया कि भैया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इतना है, बट इसके नोट्स में जो है डिटेल में आप बताएंगे कि प्रोडक्ट वाइज या सर्विस वाइज कितना रेवेन्यू आ रहा है, एक एक प्रोडक्ट का बताएंगे, तो उसकी डिटेल आपको चाहिए होगी। फाइनेंस कॉस्ट दिखाएंगे आप, अदर इनकम दिखाएंगे, और ऐसे कर कर जो है आप बैलेंस शीट और P&L और उसके शेड्यूल्स बनाएंगे। ये वीडियो मैंने इसलिए प्रिलिमिनरी वीडियो बनाया है बिफोर वी स्टार्ट द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू मेक अ बैलेंस शीट और P&L फ्रॉम स्क्रैच। आप जो है जाने कि आपको एक कंपनी की एनुअल रिपोर्ट पता होनी चाहिए, क्या होती है, कैसे होती है, आपको ये फॉर्मेट पता होना चाहिए बैलेंस शीट P&L का, जो ऊपर ऊपर से है, जिसको हम भी जानेंगे। बट अगर इसमें हमारे में कोई लाइन आइटम नहीं आ रहा होगा, ये लॉन्ग टर्म बोरिंग नहीं है, तो उसे हम नहीं लिखेंगे, ब्लैंक लिखेंगे या नहीं लिखेंगे। तो इसीलिए मैंने आपको पूरा फॉर्मेट दिया। हालांकि ये फॉर्मेट मैं आपको दोबारा से दिखाऊंगा, बट फॉर द आइटम विच आर अवेलेबल फॉर दैट कंपनी, राइट। तो दोस्तों ये जो है आपका शेड्यूल 3 का फॉर्मेट होता है। एक बार और मैं आपको दिखा देता हूँ जाने से पहले, कि इक्विटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ में आपको शो करना होता है शेयर होल्डर्स फंड कितना है, और उसकी सब कैटेगरीज में हम शो करते हैं शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, या कोई आपको शेयर वारंट का पैसा मिला जो बाद में शेयर कैपिटल बन जाएगा, और शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, ये अलग सब कैटेगरी होती है। और ऐसे कर कर जो है आप इक्विटी लाइबिलिटीज़ में पहली और दूसरी चीज़ें दिखाते हैं, दो इंपॉर्टेंट हेडिंग्स दिखाते हैं। फिर नॉन करेंट लाइबिलिटी और करेंट लाइबिलिटी आप दिखाते हैं, जिनकी अलग अलग सब कैटेगरीज होती हैं। जैसे कि नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ में जो है लॉन्ग टर्म बोरिंग आएगी, तो फिर करेंट लाइबिलिटीज़ में शॉर्ट टर्म बोरिंग आएगी। अब कई बार ऐसा होता है कि हम जब देखेंगे ट्रायल बैलेंस, तो उसमें बोरिंग शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में कैटेगराइज नहीं करी हुई है, बट उसमें जो है टोटल बोरिंग या टोटल लोन दे रखा है, जो आपने रिकॉर्ड करा है टैली में या अपने सॉफ्टवेयर में, ओरेकल SAP में। तो उसमें से जो है मैनेजमेंट फिर मैनुअल कैलकुलेशन करती है एक्सेल में निकाल कर, भैया इसमें कितना जो है शॉर्ट टर्म है, कितना लॉन्ग टर्म है, वो देखती है मैनेजमेंट। और इसीलिए जब हम उसमें लिंकिंग करेंगे और ट्रायल बैलेंस से लिंक करेंगे, तो हमें देखना होगा कि भैया इसमें से टोटल में इतना तो जो है मेरा शॉर्ट टर्म है, तो बाकी का जो बैलेंस होगा वो लॉन्ग टर्म होगा। तो वो सब चीज़ें हमें प्रॉपर लिंकिंग के थ्रू बनानी होती है, ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज़ जो हैं वो आपका यहाँ पे शो होता है, जो आप CA फाइनल में करेंगे क्या होता है। इनकम टैक्स और अकाउंटिंग में कुछ टाइमिंग डिफरेंस की वजह से जो उस पर टैक्स निकलता है, कि अकाउंटिंग में अलग प्रॉफिट है, इनकम टैक्स में अलग तरीके से प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, उनमें कुछ टेम्पररी डिफरेंसेस होते हैं, जिस पर टैक्स जो निकलता है उसे डेफर्ड टैक्स बोलते हैं, जो कि लाइबिलिटी एसेट हो सकता है। फ्यूचर में ज़्यादा टैक्स देना है तो लाइबिलिटी, फ्यूचर में बेनिफिट मिल जाएगा टैक्स का तो एसेट। तो ऐसे जो है आप शो करते हैं। जैसे यहाँ पर अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ है, वैसे ही करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर अदर करंट लाइबिलिटीज़ होगा। जैसे यहाँ लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, वैसे ही करंट लाइबिलिटीज़ में शॉर्ट टर्म प्रोविजन होगा। तो ये फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए अच्छे से, अकाउंटेंसी के लिए भी होना चाहिए याद। अगर आप वैसे भी किसी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा ये चीज़ें दिखती है। तो ये फॉर्मेट आपको 100% आना चाहिए। और सिमिलरली जो है एसेट साइड पर भी आप यहाँ देखेंगे नॉन करेंट एसेट्स कितने हैं और करेंट एसेट्स कितने हैं। ये हो गई मेजर क्लासिफिकेशन। इसमें जो है सब कैटेगरीज हैं फिक्स्ड एसेट्स, जिसमें आप टेंजिबल, इंटेंजिबल या कोई कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कुछ काम चल रहा है, कुछ बिल्डिंग क्रिएट हो रही है, कुछ फर्नीचर बन रहा है, कुछ जो आपका फिक्स्ड एसेट बनेगा उसमें आपने इतना खर्चा कर लिया है, तो पूरा नहीं बना है, पूरा बनने के बाद यहाँ से हट जाएगा और टेंजिबल एसेट में आ जाएगा। और लास्ट में इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, यानी जैसे टेंजिबल एसेट बन गए, इंटेंजिबल एसेट बन चुके हैं, या दोनों ही जो है प्रोग्रेस में हैं, वो नीचे आपने शो कर दिया। ये पूरा आपकी फिक्स्ड एसेट की कैटेगरी है। इसके साथ जो है आप इसे जो है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट भी लिख सकते हैं। और इसके साथ जो है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट आप दिखाएंगे,
तो वही चीज़ जो है करेंट एसेट्स में आप करेंट इन्वेस्टमेंट दिखाएंगे। अब कई बार क्या होगा कि आपका जो ट्रायल बैलेंस है उसमें टोटल इन्वेस्टमेंट गिवन है, उसमें करंट नॉन करंट का बाइफर्केशन नहीं है, वो मैनेजमेंट बाद में अलग से करेगी कि भैया इसमें इतनी करंट है, तो आप लिंक लगा कर देखेंगे चाहे इतना टोटल में करंट आ रहा है तो बैलेंस नॉन करंट होगा, इतना नॉन करंट आ रहा है तो बैलेंस करंट होगा, तो उसकी कैलकुलेशंस अलग करनी होती है। डेफर्ड टैक्स एसेट जो है आ सकते हैं, जैसे डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी है तो वो आएगा, अगर एसेट है तो एसेट साइड पर आएगा। लॉन्ग टर्म लोन्स एडवांस जैसे आ रहे हैं वैसे यहाँ पर शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांस भी आएंगे, आप देख सकते हैं। जैसे नॉन करंट एसेट्स, अदर नॉन करंट एसेट्स आ रहे हैं, वैसे अदर करंट एसेट्स भी आएंगे, जो बाकी के बच गए हैं उन्हें कहाँ पे डालेंगे, यहाँ डालेंगे। और दो चीज़ें हमेशा ही करंट होती है, वो है ट्रेड रिसीवेबल एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ये फॉर्मेट आपको अच्छे से आना चाहिए बैलेंस शीट का, जो हमारे अकाउंटेंसी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले चैप्टर में भी है। और अगर आपको वहाँ नहीं मिलता है तो आपको मैंने यहाँ से करा दिया है, तो इसको ज़रूर अपनी कॉपी में आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अभी वीडियो पॉज करके कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ये फॉर्मेट ये आपको आना ही चाहिए। हाँ, इसके पीछे की जो डिटेल है वो बहुत सारी नहीं भी आएगी तो चलेगा, बट इतना तो आना ही चाहिए। और पीएनएल का फॉर्मेट तो बहुत सिंपल है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम, टोटल रेवेन्यू और फिर एक्सपेंसेस। तो आपका आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसके बाद टैक्स एक्सपेंस माइनस करने के बाद आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अगर आप ये फॉर्मेट को अच्छे से कर लेते हैं और समझ लेते हैं क्या क्या ये आइटम्स हैं जो आपको अकाउंटिंग की नॉलेज होनी ही चाहिए, तभी हम इसे पूरा कर पाएंगे, इस असाइनमेंट को पूरा कर पाएंगे। एनुअल रिपोर्ट आप देख लेते हैं किसी एक कंपनी की, जैसे मैंने दिखाई, ज़रूर आप इसे पढ़िएगा। तो नेक्स्ट क्लास से जो है हम स्टार्ट कर सकते हैं ट्रायल बैलेंस से बैलेंस शीट और पीएनएल शेड्यूल्स के साथ बनाना, जो एक्सेल कोर्स का अभिन्न हिस्सा है उसके अंदर ही आ रहा है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास वेयर वी विल बी फॉर्मली स्टार्टिंग the course on how to prepare a Schedule 3 balance sheet P&L and its schedules from a trial balance from scratch. Thank you for listening me. I wish you all the best. Jai Hind and bye-bye.